बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के आने का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में PTI को शिकस्त हो गई है। PTI म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फराबाद की 36 में से 8 नशस्तें जीत सकी। मुस्लिम लीग नून 12 वॉर्ड्स के साथ पहले नंबर पर है। पीपल्स पार्टी को भी 7 नशस्तें मिल गईं। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। 2 सीटों पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी हासिल की। नीलम, जेहलम वैली और मुजफ्फराबाद की 3 अजला की यूनियन काउंसिल्स की 74 में से 33 नशस्तों पर तहरीक इंसाफ कामयाब रही। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी 23, मुस्लिम लीग नून 10 सीटों पर कामयाब हुई। 5 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2 नशस्तें जीत सकी। PTI के साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा ने कहा है कि आज़म सवाती जिस वीडियो का बार बार जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो उन्होंने खुद बनाई है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए किया। तो आप ये कहना चाहिए कि ये वीडियो उन्होंने खुद बनाई है। सलीम साफ़ी साहब, देखिए इमरान खान साहब सादे आदमी, उनको समझ नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे वाक़या और वीडियो सच्ची भी हो तो उसका पहला जवाब होता है कि ये वीडियो गलत है, ठीक है। लेकिन ये कह देना कि मैं अपनी बीवी के साथ जुडिशल सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट हाउस में था, फिर सुप्रीम कोर्ट का जवाब आना कि वो उस गेस्ट हाउस में नहीं था, फिर कहना कि दूसरे गेस्ट हाउस में था जुडिशल काउंसिल के, उसके भी जवाब आना कि वो नहीं था, उसका कहना कि मेरी बीवी बच्चों के पास ओरिजिनल वीडियो है, फिर उस बीवी बच्चों को अमेरिका भेज देना, फिर ये सब कुछ गालम गलोच करना, फिर ये रोना जब कुछ ना काम आया, ठीक है, फिर ये मार्च करना, फिर कहा कि मेरे पास जो ओरिजिनल है वो मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को दिखाऊंगा। तो फिर अगर उनके पास ओरिजिनल आई तो कैसे आई और बाकियों के पास जाली कैसे है? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। पहले कहा कि वीडियो आई है, ठीक है, फिर कहा मैं इस कमरे में था सुप्रीम कोर्ट के, ताकि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए कि उनके कमरे में कोई किसी ने कैमरा तरदीद कर दी। फिर दूसरी जगह का नाम लिया जुडिशल काउंसिल का, जुडिशरी का कॉम्प्लेक्स का, वो तरदीद आ गई। फिर रोना गाना किया, वो काम नहीं चला। फिर मार्च की हर वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ताकि वो प्रेशर आए। फिर जब कुछ नहीं मिला और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तक सबको पता चल गया था कि असलियत क्या, खुद भी पता था कि पानी खुल गई है, फिर उन्होंने गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी फौज को, एक जनरल को। मैं कहता हूं जनरल क्या, एक आम आदमी को भी आप बहन की या माँ की गाली दें डायरेक्ट, उसकी गैरत को जगा रहे हैं ताकि वो लड़ाई पे आ जाएं। और माँ मेरी और आपकी माँ भी सांझी है। मेरी वालदा का पिछले साल इंतकाल हुआ, क्या क्या लफ्ज़ से उनको इन ट्रोल्स ने किया। तो मैं पर्सनल हूँ कुछ चीज़ों के अंदर। जब मैं पर्सनल हो गया तो पर्सनल का मतलब है मेरे पर्सनल इमोशंस आ गए। ये थोड़ी को तरीका है, एथिक्स होते हैं झगड़े के, कि आप किसी की माँ बहन को रगड़ दें, माँ बहन की गालियां दे दें प्लेटफॉर्म्स पे, बीइंग अ सेनेटर, बीइंग अ लेजिस्लेटर। और आपने मुफाद का इस्तेमाल का, आपको मिलना क्या था? ये सारा ड्रामा करके आपने को रिमूव कराना था, क्योंकि आपके साथ एक खास भी इसमें मिला और दोनों खास मिले हुए थे, और आर्मी और आवाम को सामने ले आना था गैरत के मामले। सोशल मीडिया पर इदारों और अफसरान के खिलाफ तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने और धमकियां देने पर आज़म सवाती को FIA साइबर क्राइम विंग ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। मुतनाज़िर ट्वीट्स केस में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आज़म सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदारों और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने और धमकी देने पर आज़म सवाती को FIA ने एक बार फिर उनकी रहायशगाह चेक शहजाद फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से कबल FIA की जानिब से सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी को तहरीरी तौर पर मतला किया गया। आज़म सवाती को इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा के रूबरू पेश किया गया। आज़म सवाती ने अदालत को बताया कि ट्वीट उन्होंने खुद किए और वो ऑफिशियल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। उनके वकील बाबर आवान ने दरख्वास्त दी कि आज़म सवाती की जान को खतरा है, उन्हें बलूचिस्तान मुंतकिल किया जा सकता है जहां उन पर तशद्दुद किया जाएगा। FIA की जानिब से अदालत से आज़म सवाती के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा गया कि मोबाइल फोन और ट्विटर अकाउंट रिकवर करना है। अदालत ने आज़म सवाती का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें FIA के हवाले कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद खाकान के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि तहरीक इंसाफ वाले इस्तीफे लेने आए थे मगर देख कर चले गए। अगर इलेक्शन करवाने का तरीका इस्तीफे हैं तो इमरान खान को चाहिए कि 24 घंटों में असम्बलियत तोड़ दें। वो प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। इस्तीफे लेने आए थे और अपने इस्तीफे दे के चले गए, और खुद ये बात भी मान गए कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो हम इन पर दबाव बरकरार रखेंगे। अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए किसी दबाव की जरूरत नहीं। इस वक्त अगर ये समझते हैं
कि 500 कुछ हलकों की बात कर रहे हैं कि हम मुस्ताफी हो जाएंगे, तो अब इनको किसने रोका है? 24 घंटों में इस्तीफा दे दें। आपको एक हफ्ते की मुशावरत की जरूरत तो नहीं है। अगर इलेक्शन कराने का ये आसान तरीका है तो आप 24 घंटों में इस्तीफे दे दें। अगर ये इस्तीफे दे देते हैं तो फिर क्या आप लोग भी कौमी असेंबली तहलील कर देंगे? क्या मामला फिर जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे? देखिए, जो मुल्क की असेंबलियां हैं वो एक शख्स की अना की भेंट नहीं चढ़ाई जा सकती। ये जो गवर्नर्स हैं उनका फर्ज होगा कि वो इस बात का जायजा लें कि ये जो उन्हें एडवाइस मिली है, क्या इसकी पोस्ट के ऊपर असेंबली अराकीन की अक्सरियत इसकी तायद करती है या नहीं करती। आइन और कानून तो ये नहीं कहता, वो तो चीफ मिनिस्टर को ये इख्तियार देता है और गवर्नर पाबंद है कि 48 घंटे में फैसला करे। माजी में बलूचिस्तान और पंजाब असेंबली के चीफ मिनिस्टर्स के तहलील करने को सेट असाइड किया गया, चूंकि ये बात सामने आई कि वो बदनीयती के साथ सेट असाइड वो डिसॉल्व की गई थी। वो जरूर असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं, इसका शौक पूरा करें, लेकिन जो हमारी इतलात हैं खुद उनके अपनी पार्लिमानी पार्टी इसके बारे में मुत्तफिक नहीं है। मैं इमरान खान साहब से कहूंगा असेंबलियों के अंदर आए, हम इस बात को यकीनी बनाएं कि अक्टूबर में जब आप खुद मान गए हैं कि इलेक्शन हो सकते हैं तो उन इलेक्शन के बाद कोई नया तनाज़ा ना पैदा हो। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि वो वज़ादार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं उसके साथ नहीं छोड़ते। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है। इमरान खान असेंबलियाँ तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट की देर नहीं होगी। एक वीडियो बयान में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो शहबाज शरीफ की 27 किलोमीटर की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असेंबली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। PDM का खुद इत्तेहाद इंशार की शक्ल इख्तियार करता जाएगा और ये नून लीग वाले जो शोबदाबाज और झूठ बोलने से बाज ही नहीं आ रहे, आपको समझ लग जाएगी कि आपके साथ वो कुछ होने वाला है कि आपकी पुश्तें भी याद करेंगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस होंगे। ग्रुप जी और एच की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड और पुर्तगाल और यूरुग्वे के दरमियान मैच अहमियत का हामिल होगा। मेगा इवेंट में आज पहला मैच दोपहर 3 बजे ग्रुप जी का खेला जाएगा, जिसमें कैमरून और सर्बिया मध्य मुकाबिल होंगे। ग्रुप एच में जनूबी कोरिया और घाना आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 6 बजे होगा। ग्रुप जी का एक अहम मैच फेवरेट ब्राजील और स्विट्जरलैंड के दरमियान होगा। दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीता हुआ है, इसलिए इस मैच में कामयाबी से उनके नॉकआउट मरहले में रसाई के इम्कानात रोशन तर हो जाएंगे। ग्रुप एच में पुर्तगाल और यूरुग्वे के दरमियान मैच रात 12 बजे होगा। इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तानी सरजमीन पर 17 साल बाद टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। एक रोज़ आराम के बाद मेहमान टीम आज से अपनी क्रिकेट सरगर्मियों का आगाज़ करेगी। इंग्लिश क्रिकेट टीम हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब मुत्तहिदा अरब अमारात से इस्लामाबाद पहुंची, जहां PCB हुक्काम ने टीम का इस्तकबाल किया। मेहमान क्रिकेटर्स ने इतवार को आराम किया, जबकि पीर की सुबह से वो अपनी क्रिकेट सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। इंग्लिश टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 10 बजे शुरू होगा। 29 और 30 नवंबर को भी RCS में प्रैक्टिस सेशन मुनक्किद किया जाएगा, जिसके बाद 1 दिसंबर से रावलपिंडी में पहला क्रिकेट टेस्ट शुरू होगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से मुल्तान, जबकि तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। इंग्लिश स्क्वाड में शामिल नौजवान स्पिनर रेहान अहमद तारीख रकम करने के करीब हैं। पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में मेहमान टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बने तो वह इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट खेलने वाले कम उम्र तरीन क्रिकेटर बन जाएंगे। 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाले इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड में नौजवान क्रिकेटर रेहान अहमद भी शामिल हैं। वो इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट डेब्यू करने वाले कम उम्र तरीन क्रिकेटर बन सकते हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में रेहान अहमद को मौका मिला तो 18 साल 109 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू करेंगे। इस वक्त इंग्लैंड के कम उम्र तरीन टेस्ट क्रिकेटर का एजाज ब्रायन क्लोज के पास है, जिन्होंने 18 साल और 149 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था। रेहान अहमद ने अब तक सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। उनका कहना है कि वो ज़हनी तौर पर टीम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान और ईरान फाइनल में पहुंच गए हैं। इतवार को खेले गए मैचेस में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 3-0 से, जबकि ईरान ने बांग्लादेश को भी 3-0 से शिकस्त दे दी।
लाहौर में जारी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने अपने तीसरे मैच में श्रीलंका को 3-0 से हराया। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का स्कोर 25-21, 26-24 और 25-23 रहा। एक और मैच में ईरान ने बांग्लादेश को 3-0 से मात दे दी। ईरान ने 25-22, 25-17 और 25-20 के स्कोर से फतह समेटी। पाकिस्तान और ईरान मंगल को फाइनल से कबल पीर को आखिरी लीग मैच में मद्दे मुकाबिल आएंगे, जबकि दूसरा मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। पाकिस्तान ने लफ्ज़ों के खेल स्क्रैबल में भारतीयों को सबक सिखा दिया। दिल्ली में होने वाली एशियन कप यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। दिल्ली में होने वाली यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हशाम हादी खान एक मरतबा फिर एशियन चैंपियन बन गए। हशाम हादी खान ने कामयाबी से दिफा करते हुए भारत के मधु गोपाल कुमार को शिकस्त दी। 3 रोजा इवेंट के फाइनल राउंड में पहुंचने वाले हशाम हादी खान ने खेल के दूसरे दिन से ही बढ़तरी हासिल कर ली थी। उनका 2 दिन का स्कोर 1420 था। टीम चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मुनस खान ने मलेशियन प्लेयर के खिलाफ हाई ईस्ट इंफ्रादी स्कोर 760 भी बनाया। एशियन चैंपियनशिप में 11 ममालिक के 60 खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला था। टॉप 10 में पाकिस्तान के 6 प्लेयर्स रहे। चैंपियन हशाम हादी खान पहले, भारत के मधु गोपाल कुमार दूसरे और अफान सलमान तीसरे नंबर पर रहे। मुनिस खान ने अंडर 16 और अहमद सलमान ने अंडर 12 के टाइटल अपने नाम किए। लाहौर में खेला जाने वाला तारीखी पोलो टूर्नामेंट एबक कप FG दीन पोलो ने जीत लिया। फाइनल में न्यू एज मास्टर्स को 5 के मुकाबले में 9 गोल से मात दे दी। एबक पोलो कप लाहौर पोलो क्लब के ज़ेर इत्माम खेला गया। फाइनल देखने के लिए एबक पोलो ग्राउंड में तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। फैसला कुन मार्के में FG दीन पोलो और न्यू एज मास्टर की टीमें मद्दे मुकाबिल थी। न्यू एज दीन पोलो ने पहले चक्कर से बढ़तरी हासिल की, जिसे आखिर तक बरकरार रखते हुए 5 के मुकाबले में 9 गोल से फतह समेटी और टाइटल अपने नाम कर लिया। टीम FG दीन पोलो की तरफ से अर्जेंटाइन के खिलाड़ी थॉमस मरीनो ने 5, शाह शमील आलम ने 2 और फरहाद मोहम्मद शेख और मियां अब्बास मुख्तार ने 1-1 गोल स्कोर किया। दूसरी तरफ से खान क्रूज गुरुगल ने 5 गोल बनाए। कौमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 50वां एडिशन लाहौर में ख़त्म हो गया। ओलंपियन जावलिन थ्रो अरशद नदीम अपने इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब रहे। 3 रोज़ा मुकाबलों में मर्दों में पाकिस्तान आर्मी जबकि ख़वातीन इवेंट में वाबडा की टीम फातिह करार पाई। पंजाब स्टेडियम लाहौर में इवेंट के आखिरी रोज ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम सबकी तवज्जो का मरकज रहे। उन्होंने तवक्को के मुताबिक जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने 81.21 मीटर थ्रो करके सोने का तमगा हासिल किया। आर्मी की मोहम्मद अबरार की दूसरी पोजीशन रही। खवातीन की 200 मीटर रेस में तामीन खान जबकि मर्दों की 200 मीटर रेस में शजर अब्बास ने गोल्ड मेडल जीते। मर्दों के मुकाबलों में आर्मी ने 14 गोल्ड, 11 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। आर्मी ने 428 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन ली। वापडा ने 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। HEC की तीसरी पोजीशन रही। खवातीन में वापडा ने 12 गोल्ड, 10 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल्स और 387 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन हासिल की। आर्मी की दूसरी और HEC की तीसरी पोजीशन रही। जिला सांगड़ के शहर शहदादपुर के मुतादिद देहात से सैलाबी पानी का अखराज नहीं हो सका। मुतासरीन शदीद सर्दी के मौसम में अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला सांगड़ के शहर शहदादपुर के गांव छुट्टो खान बागरानी की मेन सड़क पर। ये वो सड़क है जो जिसके चारों अतराफ पानी है और ये जो गांव है छुट्टो खान बागरानी वो मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। 4 माह गुजर गए हैं लेकिन अब भी मुतासरीन खुले आसमान तले झूपड़ियों में बैठे हुए हैं। मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम मासूम कमसन बच्चे हैं, इनके पास चप्पल भी नहीं है, नंगे पाँव बैठे हुए हैं। इन बच्चों से हम गुफ्तगू करते हैं। भाई रोड डाले बैठा हुई न को गम्बला न को चाक रगो फौजी सामान दिया बस ये दिवे ऐसा चाचा स्कूल का था घर बढ़िया आयो ते स्कूल कने आयो घर बढ़िया कृपयान पासा कृपयान खखर जाम घर में थी हने दान करी किसी मत करा दिया। जी देखिए, इन बच्चों का कहना है कि इनका स्कूल जो है वो डूबा हुआ है, इनके पास
कपड़े नहीं हैं, गर्म कपड़े नहीं हैं इनके पास, ना ही रज़ाइयाँ हैं, ना ही किताबें हैं। इनका ये कहना है जो स्कूल के बैग थे, चप्पल थी, वो सब सैलाब के पानी में डूब गए और ये इंतहाई परेशान हैं। इन बच्चों से जब हमने गुफ्तगू की तो इनका ये कहना था कि अगर हुकूमत हमारी मदद करती है और हमारे स्कूलों में से पानी और घरों में से पानी निकालती है तो हम अपने घरों को लौटेंगे और सर्दी के इस मौसम में अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और इनकी फौरी तौर पर मदद की जाए। जी। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही हैदराबाद में भी गैस लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है, जिसके सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। मौसम सरमा का आगाज क्या हुआ, हैदराबाद में गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। कुछ इलाकों में सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक, जबकि कुछ इलाकों में दोपहर से रात 9 बजे तक गैस दस्तयाब नहीं होती, जिसके सबब स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर काम के लिए घर से निकलने वाले अफराद बिना नाश्ते के घर से जाने पर मजबूर होते हैं। नहीं, जब हम लोग सुबह स्कूल गए थे तब भी गैस नहीं आई थी, बिना नाश्ते के गए थे और अब आए हैं, अभी भी गैस नहीं आ रही है। सुबह स्कूल गया था जब भी गैस नहीं थी, मैं अभी आया हूँ जब भी गैस नहीं है और मुझे भूख लग रही है। अभी भी यहाँ पे खाना कब से सिर्फ गर्म होने के लिए रखा हुआ है, पकाना तो दूर की बात, यहाँ गर्म भी होने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। पानी गर्म करना होता है उसके लिए भी नहीं गैस होती, गीज़र तो बिल्कुल ही नहीं चलता है यहाँ पे। खाने के औकात कार में गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस शहरी होटल्स और रेस्टोरेंट्स का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं, जिसके सबब उनकी जेब पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। गैस तो आता ही नहीं है यहाँ पे, हमारे यहाँ तो परेशानी इतनी हो गई है कि जीना मुहाल हो गया है। अभी भी है ना, ये रोटी लेके जा रहा हूँ घर पे। अभी घर से फोन आया, बोला घर पे गैस नहीं आ रहा, रोटियाँ लेते हुए आओ। अब बताओ आवाम जाए कहाँ? शहरियों का कहना है कि हुकूमत गैस की लोड शेडिंग खत्म करने के अमली इक़दाम उठाकर रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। नवाबशाह में गैस फरहमी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहरियों ने मुतबादिल ईंधन से चलने वाले चूल्हे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में भी गैस का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। घंटों गैस मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि बच्चे बग़ैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर हैं और इसके अलावा दोपहर और रात का खाना पकाने में भी मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में आपको बताएं कि इस वक्त शहरियों का कहना है कि वो मुतबादिल ईंधन का बंदोबस्त कर रहे हैं, जिसमें LPG सिलेंडर और इसके अलावा लकड़ी से चलने वाले चूल्हे जो है वो ख़रीदे जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि चूँकि गैस मौजूद नहीं है, और दूसरा है कि जब गैस आती है तो उसमें प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से खाना नहीं पकता और लोगों को परेशानी का सामना है। अवाम का मुतालबा है कि इस सिलसिले में हुकूमत फौरी तौर पर इंतजामात करे और गैस की सप्लाई को यकीनी बनाए। जी, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी सुप्रीम कोर्ट की राय के इंतजार में रुकी हुई है। सोने और तांबे की कान से मुतालिक रेकोडिक माहिदा जो हालिया मुआशी सूरत हाल में पाकिस्तान को किनारे भी लगा सकता है और डुबो भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात रेकोडिक सदारती रेफरेंस का बरवक्त फैसला कितना अहम है, ये बताएंगी मरीम नवाज अपनी रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में रिकोटिक के मुकाम पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोने और तांबे की कान 90 की दहाई में दरियाफ्त हुई, जिस पर गैर मुल्की कंपनियों के एक कंसोर्शियम ने बलूचिस्तान हुकूमत से सरमायाकारी का मुआहिदा किया। मुआहिदे में कानूनी खलल रह जाने की बुनियाद पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मुआहिदा कलअदम करार दे दिया और गैर मुल्की कंपनी एंटोफेगेस्टा ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 आलमी फोरम से रुजू कर लिया। 2019 में सरमायाकारी के तनाजात के हल के लिए कायम बैनुल अक़वामी मरकज ने पाकिस्तान पर तकरीबन $6.5 अरब का जुर्माना आयद किया। इसी मामले पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी पाकिस्तान के खिलाफ फैसला सुना दिया है, ताहम फैसले में जुर्माने का तयन नहीं किया गया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये जुर्माना तकरीबन $3 अरब का होगा। इस तरह पाकिस्तान पर मजमूई जुर्माना $10 अरब के करीब हो जाएगा, जो मुल्की ज़र मुबादला के मौजूदा ज़खायर से कहीं ज्यादा है। मार्च 2022 में गैर मुल्की कंपनी बैरिक गोल्ड ने जुर्माने की सेटलमेंट के साथ रिकोडिक मंसूबे में आधी सरमायाकारी की आमादगी जाहिर की। बकाया 50% सरमायाकारी पाकिस्तान ने करना थी। इस सिलसिले में पाकिस्तान को आलमी अदालतों से जुर्माने की अदायगी में 15 दिसंबर 2022 तक स्टे दिया गया है। सरमायाकार टेथियान कॉपर कंपनी
कंपनी और बैरिक गोल्ड कंपनी ने हिस्से मा तकद्दुम के तौर पर रिकोटिक मुआहदे में मिलने वाली छूट पर कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट से तौसीक का मुतालबा किया। इस पर वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारी बिल 2022 बनाया और सुप्रीम कोर्ट की राय के लिए सदर पाकिस्तान ने 18 अक्टूबर को रेफरेंस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 5 रुकनी लार्जर बेंच अब तक रिकोटिक रेफरेंस पर 15 समातें कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद कौमी और बलूचिस्तान असम्बली में गैर मुल्की सरमायाकारी की हतमी कानून साजी होगी। फिर 15 दिसंबर को मुल्की तारीख की 9 अरब डॉलर की सबसे बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा हो सकेगा। माहिरीन का कहना है कि अगर मुआहिदा तय पा गया तो पाकिस्तान को आइंदा 47 साल में 32.7 अरब डॉलर का माली फायदा पहुंचेगा। लेकिन मुआहिदा न होने की सूरत में पाकिस्तान तकरीबन 10 अरब डॉलर के जुर्माने की वजह से डिफॉल्ट में जा सकता है। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने पेशावर से तुरखम सरहद तक खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर के क़याम की मंजूरी दे दी है, जिसकी तामीर 9 पर 65 अरब रुपए लागत आएगी। काजी फजलुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर के क़याम की मंजूरी दे दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सर्वे का अमल मुकम्मल करके 65 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। मंसूबा 48 किलोमीटर तवील 4 रोया एक्सप्रेस वे और इंडस्ट्रियल जोन पर मुश्तमिल होगा। ऐसा अपॉर्चुनिटी पैदा करे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पे बनेगा और इससे तकरीबन 1 लाख आबादी को इंशाल्लाह फायदा इंशाल्लाह मिलेगा। मंसूबा वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के इश्तिराक से 2024 में मुकम्मल होगा। तोरखाम से काबल तक हाईवे की तामीर की जिम्मेदारी अफगान हुकूमत की है। खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबा के क़याम से जनूबी एशिया अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया से मुंसलिक होगा। ये मंसूबा खित्ते में तिजारत गिरोह का बायस बनेगा। खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर के क़याम से मुल्क में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा, जिसके मुस्बत असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। तालीम, सेहत, इल्म अदब, फ़नून लतीफ़ा, मईशत, मुआशरत, निज़ाम अदल, तहज़ीब समेत कराची में 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल में हर मौजू का अहाता किया गया। किताबों की तकरीब रोनुमाई हुई, मौजूदा हालात, ख़वातीन, बच्चों पर नशिस्तें हुई। मुल्की और गैर मुल्की दानश्वरों की गुफ्तगू से शुरका को बहुत कुछ सीखने का मौका मुयस्सर आया। देखिए वलीद अहमद की रिपोर्ट। फरीर हॉल कराची में अदब फेस्टिवल में हाजरीन ने शाइस्तगी, बरजस्तगी और सलीके सीखे। अफकार, ख्यालात और एहसासात को मुसन्निफीन और मुकर्रिरीन ने ज़बान दी। मीडिया, फिल्म, ड्रामे, समाजी मसाइल की गुत्थी सुलझाने पर गौर व फिक्र हुआ। सियासत, तालीम, सेहत, मईशत पर नशस्तें हुई। अहले दानिश ने फ़नून लतीफ़ा, सकाफत, उर्दू, अंग्रेजी अदब और तारीख के वर्क पलटे। शायर इफ्तिखार आरिफ ने गहरी बातें आसान लफ्जों में समझाई। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं है मेरे शहर, तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। किताबों की तकरीब रोनुमाई हुई। मुसन्निफा ज़हरा निगाह, हुमा बकाई, फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चनाए, जावेद जब्बार, हारिस खलील और दीगर शख्सियात ने अदब फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया। एक डेमोक्रेटिक मुल्क की खासियत क्या है कि हम फ्रीडम ऑफ चॉइस एक्सप्रेशन हो, हम बात करें अपने मसाइलों की और उसके बाद उन बातों से हम अपने सॉल्यूशंस ढूंढें। फेयर हॉल सेंटर ऑफ द सिटी में है और हर एक के लिए फ्री है। तो ये जो शोल्डर रबिंग है ना किताबों से और लिखारियों से, इसका मौका प्रोवाइड करना कराची जैसी पोलराइज शहर में बहुत बड़ा काम है। अदब मेले में तहजीब की रवायत को बरकरार रखने के लिए अहले ज़ौक़ अपने बच्चों के साथ शरीक हुए और मनपसंद किताबें खरीदी। काफ़ी ज़्यादा किताबें यहाँ पे थी और ऑथर्स भी थे, उनसे मिलने का मौका मिलता है। तो मैं फैमिली को, बच्चों को लेके आता हूँ ताकि शुरू से ही उनको किताबों के साथ दोस्ती हो। उनकी किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वही जो है असल में शऊर देती है हमें। इख्तिताम में माहिर तालीम आरफा सैयदा जहरा ने शगुफ्ता और खूबसूरत लहजे में उर्दू ज़बान की अहमियत पर रोशनी डाली। कैमरामैन अदनान हैदर, मोहम्मद साजिद, शाहिद इस्माइल, शेर ज़मीर, साथी रिपोर्टर किरण खान और शबाला असलम के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।